मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद पढ़े थे, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों की चर्चा की थी और उन्हें एक शॉर्ट रूप में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। आज के हमारे इस वीडियो में संयुक्ताक्षरों का विश्लेषण की चर्चा की गई है। यानी संयुक्ताक्षरों को या संयुक्त व्यंजनों का टॉपिक का नाम वाला हो जाएगा, संयुक्ताक्षर पाठ हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन करते हैं। संयुक्त व्यंजन का विश्लेषण, संयुक्त व्यंजन का विश्लेषण या वर्गीकरण, यानी संयुक्त व्यंजनों को कितने रूप में बनाया गया है, संयुक्त व्यंजनों का वर्गीकरण अगर अलग अलग रूप में है तो उनकी पहचान कैसे करें, उसकी चर्चा आज हम हमारे इस वीडियो में करेंगे। एक बात तो कहनी थी कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा गया है कि सर हमारा जो भी सिलेबस है उसके बारे में एक बार आप हमें पूरा डिस्क्राइब करो कि कितने कितने टॉपिक आने वाले हैं, हर एक टॉपिक कितने अंक का आने वाला है, किस टॉपिक पर ज्यादा हमें जोर देने की आवश्यकता है ना, और उसमें पार्ट किस किस रूप में रहेगा। तो मैं उनसे कह दूं मैं कि मैं 2-3 दिन या ज्यादा तो मैं 2 दिन के अंदर एक इस रूप में एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें हमारे रीड संदर्भ में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में कितने टॉपिक आने वाले हैं, व्याकरण के टॉपिक कितने रहेंगे, शिक्षण विधियों के टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, कितने टॉपिक को या कौन से टॉपिक को ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है, किसको कम महत्व देने की आवश्यकता है, इसकी चर्चा पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो जल्द ही, यानी कि अगर मैं कहूं जल्द का मतलब है 2 दिन के अंदर ये वीडियो मैं तैयार करके मैं इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप सब इसे ध्यान से देखें और उसी रूप में अपने भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड का चयन करके और महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले पढ़ें और जो महत्वपूर्ण कम है उनको अपने स्तर पर तैयारी करना शुरू कर दें। एक चीज और, कई स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे इस चैनल पर शिक्षण विधियों की क्लास भी होगी क्या, तो मैं उन सबसे कह दूं कि पहले मेरे द्वारा एक कॉमन टॉपिक पर यह चर्चा की जा रही है। जैसे ही ये चर्चा खत्म हो जाएगी उसके बाद यहां शिक्षण विधियों की चर्चा भी की जाएगी। तो आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो हम यही शिक्षण विधियों के जो भी टॉपिक पाएंगे उनकी चर्चा में ही करेंगे, ठीक है ना, जब तक कि हमारी क्लासें चालू न हो जाए। क्लासें चालू होने के बाद भी यहां डेली आपको एक वीडियो मिलेगा ताकि आप निरंतरता बना करके स्टडी का रूप बना सकें। यहां मैं पहले भी कह चुका हूं, इस YouTube चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य हर प्रतियोगी परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, पटवारी सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में रीट भर्ती का ज्यादा चलन रूप दिख रहा है या चर्चा में है, इस कारण से इसका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो पहले मैं इसी की तैयारी करूंगा, उसके बाद जो हमारे वीडियोज आएंगे वो हर वर्ग के रूप में, हर प्रतियोगी परीक्षा के रूप में बनाए जाएंगे। आप लोगों को जो भी समस्या लगे, जो भी पूछना हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उस माध्यम से पूछ सकते हैं। आप इस बहाने आप मुझसे टच में रह सकते हैं ताकि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हम अगले वीडियो में कर सकें। चलो अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजनों का विश्लेषण या वर्गीकरण। अब पहले समझते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि 2 व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजन मिले हुए होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है
व्यंजनों का मिला हुआ रूप प्रस्तुत होना। अब हम ये समझे कि व्यंजनों का मिला हुआ रूप प्रस्तुत कैसे होगा, तो इतना याद रखना कि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। क्या होते हैं? आधे। तो जब हम कोई एक व्यंजन लिखेंगे तो उसके पास वाला वर्ण भी व्यंजन ही होना चाहिए, उसके बाद कोई स्वर आना चाहिए। वहां 2 व्यंजन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एंड में स्वर आना चाहिए, ध्यान रखना। अब संयुक्त व्यंजनों का जो विश्लेषण है वो 4 रूप में किया गया है, ध्यान रखना। ये संयुक्त व्यंजनों का विश्लेषण 4 रूप में किया गया है, 4 रूप में किया गया है। अब 4 रूप कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला रूप है संयुक्ताक्षर। क्या नाम है? संयुक्ताक्षर। नंबर 2 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। नंबर 3 द्वित्व व्यंजन, और नंबर 4 वर्णगुच्छ। ध्यान से सुनना, संयुक्त व्यंजनों का वर्गीकरण 4 रूप में किया गया है। यहां व्यंजनों का मिला हुआ रूप प्रस्तुत होगा, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर कितने रूप में? 4 रूप में। कौन कौन से? पहला संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और वर्णगुच्छ, ये 4 रूप बनाए गए। हम इन चारों के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनकी पहचान कैसे करें, और कभी एग्जाम में आ जाए तो हम उनका रूप यानी उनकी पहचान करके जल्द से जल्द उत्तर कैसे निकालें। तो ध्यान देना, संयुक्ताक्षर, पहली बात इसी करते हैं। इसका निर्माण 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन और अंत में एक स्वर से किया जाता है, ध्यान सुनना। ये यहां पर जो संयुक्ताक्षर है इसका निर्माण मुख्यतः 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन और अंत में एक स्वर से किया जाता है। ध्यान, इसको मैं इतना करूं, आप यहां से एक तो अंडरलाइन शुरू कर दें। क्या आना चाहिए? 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन, सेम नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, और अंत में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहां पर इन संयुक्ताक्षरों का मानकीकरण कर दिया गया है। इन संयुक्ताक्षरों का मानकीकरण कर दिया गया है। मानकीकरण का मतलब है कि इनकी संख्या नियत कर दी गई है कि संख्या क्या होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रखा गया है, ठीक है ना। यहां पर एक बात हो जाती है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछते हैं कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, कई बार पूछते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कई बार बोलते हैं संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। तो कई बार दिक्कत होती है कि संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण अलग अलग कैसे करें। तो एक याद रखना कि जो संयुक्ताक्षर हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण भी कहा जा सकता है।
संयुक्ताक्षर को संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण भी कहा जा सकता है। अब कभी एग्जाम आ जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संख्या अगर वहां लिखी है 4 5 6 7 तो भी आपको इसी पर जाना है। और मैं इतना क्लियर कर दूं, क्योंकि इनकी संख्या नहीं होती है, इनकी नियत नहीं होती है, इनकी नियत नहीं होती है, केवल इसी की होती है। अगर वो संख्या पूछ रहा है इसका मतलब वो आपको फर्स्ट वाले भेद पर लेके जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति हमने कहा कि संयुक्ताक्षर होते कितने हैं, तो संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं, वैसे अधिकांश को पता होगा। तो यहां पर एक होता है क्षय, दूसरा होगा त्रय, तीसरा होगा ज्ञ और चौथा होगा श्रय। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय ये 4 रूप में बनाए गए हैं ना। इसके अंदर हम लोगों ने कहा है कि इनके जब टुकड़े करेंगे, यानी इन संयुक्ताक्षरों का जब हम लोग विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करते वक्त क्या आना चाहिए, 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन, और एंड में क्या आना चाहिए, स्वर। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर अगर क्षय लिखा हुआ है तो क्षय के टुकड़े करते हैं, तो आधा क, आधा श और अ। अब देखो ये 2 व्यंजन है, ये क आ रहा है और ये श आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने कहा कि संयुक्ताक्षर की संख्या फिक्स है, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहां ये 4 ही रहेंगे, ये इनमें से नहीं आएगा। कभी भी एग्जाम में अगर आपको क्षय, त्रय, ज्ञ से बना हुआ कोई शब्द दिख जाए, जैसे क्षमा या क्षत्रिय या त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, कोई भी शब्द दिख जाए, तो वहां आपको पूछ ले कि निम्न में संयुक्त व्यंजनों का कौन सा भेद होगा, तो आप लोगों को संयुक्ताक्षर पर जाना है। ठीक है, त्रय के टुकड़े करते हैं तो यहां भी सेम कंडीशन होगी, पहले तय आएगा, उसके बाद में र आएगा और उसके बाद में अ आएगा। यानी वापस देखो, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, और यहां पर एंड में क्या आ रहा है, यहां स्वर आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां व्यंजनों का जो निर्माण किया गया है, वो निर्माण यहां पर 2 अलग अलग व्यंजनों और एंड में एक स्वर से किया गया। ठीक है, इसके अलावा जब ज्ञ के टुकड़े करते हैं, तो ज्ञ के टुकड़े में आधा ज, आधा इ और अ, आधा ज, आधा इ और अ, ये रूप बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2 व्यंजन अलग अलग रूप में आए हैं और एंड में क्या आया, स्वर आया। देखो अभी तक हमने जितने भी टुकड़े किए आप सबको नोटिस करते जाना, यहां भी देखना, यहां भी देखना, यहां भी देखना और यहां भी देखना ना। यहां श के टुकड़े करेंगे तो यहां हो जाएगा आधा श, आधा र और अ। यानी आप लोगों को इतना याद रखना है कि हमारे संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। संयुक्ताक्षरों का मानकीकरण किया जा चुका है। 4 कौन कौन से होते हैं, तो क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय होते हैं। इन जब चारों के टुकड़े किए जाएंगे, इनका विच्छेद किया जाएगा, तो उनसे क्या निकलने चाहिए, 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन निकलने चाहिए और एंड में क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब आते हैं हम हमारे नंबर 2 टॉपिक, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
इतना याद रखें, जो संयुक्ताक्षर की परिभाषा थी वही परिभाषा सेम किसकी होगी, संयुक्त व्यंजन की। यानी ये बात कभी रिपीट करें, यहां इसका निर्माण, दो अलग अलग प्रकृति के व्यंजन और अंत में एक स्वर से किया जाता है। ध्यान रखना, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन की परिभाषा सेम है, चेंज नहीं है। बस अंतर यह है कि इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनकी संख्या नियत नहीं है। जबकि संयुक्ताक्षर की संख्या निश्चित थी, कितनी थी, 4, क्षय त्रय गैस रय। जब भी कभी आपको क्षय त्रय गैस रय से बना हुआ कोई शब्द दिख जाए, वो कहां जाएगा, संयुक्ताक्षर में जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इतना याद रखना, जब किसी शब्द में आधे वर्ण के बाद पूरा वर्ण प्रस्तुत हो या स्वर युक्त वर्ण प्रस्तुत हो तो उन्हें मिलाकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण किया जाएगा। देखो, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई इसमें हम लोग पहचान कैसे करेंगे, यहां तो लोग क्षेत्र कैसे से कर लिया, यहां कैसे करेंगे। तो आप लोग इतना सा दिमाग में रखें कि आपको वहां एग्जाम में अगर आता है तो शब्द दिया जाएगा, एक शब्द आएगा, उस शब्द के अंदर आपको जाकर के क्या ढूंढना है, सबसे पहले आधा वर्ण ढूंढना है कि आधा वर्ण कहां है, और उस आधे वर्ण के पास एक स्वर युक्त वर्ण आएगा। क्या आएगा, स्वर युक्त वर्ण, यानी पूरा वर्ण आएगा। उन दोनों को मिलाना है, अंडरलाइन करनी नीचे, और उनके टुकड़े करने हैं। जैसे हमने क्षय के टुकड़े किए, आधा क्या क्षय निकाला है ना, उसी रूप में इनके टुकड़े करने हैं। अभी कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, एक बार ये परिभाषाएं मिटाऊंगा मैं, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। देखिए, देखो, जैसे एक शब्द है ख्याल, दूसरा एक शब्द है प्यास, तीसरा तीसरा शब्द है शब्द लिखते हम, ठीक है, और एक लिखते हम चौथा प्रकार, और एक लिखते हम पद्धति। देखो, हमने 5 शब्द लिखे हैं, ये पांचों किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम में ऐसे लिखाएगा कि निम्न में जो प्रस्तुत शब्द है उसके अंदर संयुक्त व्यंजन का कौन सा भेद है,
ठीक है ना। तो ये 4 नाम लिखे हुए आएंगे। तो आपको इन शब्दों में सबसे पहले आधा वर्ण ढूंढना है और उसके पास लगे एक पूरे वर्ण को देखना है, ठीक है ना। जैसे ये आधा वर्ण है और इसके पास में पूरा वर्ण क्या आ रहा है, या, अंडरलाइन कर दिया। सेम कंडीशन नेक्स्ट वाले में करेंगे, है ना। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, आधा पे आ रहा है, उसके बाद में या आ रहा है, ठीक है। तीसरे वाले शब्द में आधा वर्ण कौन सा आ रहा है, बै, तो बै के बाद पूरे वाले वर्ण को अंडरलाइन कर दिया हमने, ठीक है। चौथे वाले में प्रकार में ये देखो केवल एक है, इसी में ही आधा है और इसी में ही पूरा है, कैसे है बताऊंगा मैं, है ना। और सेम कंडीशन पद्धति में ये जो आधा द और ध दिख रहा है वो दोनों कंडीशन इसमें ही है। अब हमें क्या करना है, इनके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने हैं और इनमें प्रयुक्त हमने क्या लाइन लिखी थी कि यहां इनका निर्माण 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन और अंत में एक स्वर से होगा। टुकड़े करते देखें, ये क्या आ रहा है, आदक है, ये हमारा आदक है हो गया। अब आते हैं या पर, तो या के टुकड़े करते हैं, तो आधा ये और ये हो गया, ठीक है ना। देखो संयुक्ताक्षर में क्षेत्र कैसे थे वो तो हटा दो दिमाग से कि वो आते हैं तो आपको यहीं पहुंचना है, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसे शब्द आ जाए और आपको वहां पूछ ले कि कौन सा रूप होगा, तो आपको फटाफट उनमें से आधे वर्ण के बाद वाले शब्द जो पूरा शब्द आ रहा है, ठीक है ना, वहां तक उसको अंडरलाइन करनी है। यहां इसके बाद पूरा आ रहा है, यहां इसके बाद पूरा आ रहा है, यहां पूरा आ रहा है ना, तो अंडरलाइन करके फिर उनके टुकड़े करके देखने हैं कि वास्तविकता में ये यहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन वापस देखना, प्यास में ये प्या पर हम लोगों ने क्या किया, अंडरलाइन किया, तो यहां पै तो हो गया हमारा आधा, यह भी हो गया हमारा आधा, स्वर कौन सा निकला, आ, ठीक है। वापस वो कंडीशन, 2 व्यंजन अलग अलग प्रकृति के, अंत में एक स्वर। नेक्स्ट वापस यहां आते हैं, ये बै आधा हो गया, ये द टुकड़े करेंगे तो ये द आधा होकर के इसका स्वर बाहर निकाल देगा। ध्यान देते जाना, व्यंजन अलग अलग दिखना चाहिए, एंड में स्वर आना चाहिए, ठीक है ना। प्रकार की बात कहें तो एक बार आप देखो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्र प्र, और एक बात दिमाग में बैठा लो कि यहां पर वर्ण के नीचे नीचे की साइड में जो भी लगा हुआ होता है, जैसे यहां क्या लगा हुआ ध, यहां क्या लगा हुआ र, तो जो भी नीचे होगा वो पूरा होगा और जो ऊपर होगा, पै पहले उच्चारण में आ रहा है तो ये पै हो गया। अब इसका स्वर बाहर आएगा, क्या बन गया, र, व्यंजन निकल गया और ये ए निकल गया। तो प्र, प्र में आधा पै आधा र और ए। सेम कंडीशन इसकी होगी पद्धति की, ये दद दिख रहा है, पद्धति पद्धति, तो इसमें आधा वर्ण, मैंने क्या कहा था कि नीचे वाला जो यहां लगा हुआ है, इस द के नीचे ध लगा हुआ है वो तो पूरा है और जो ऊपर है वो आधा है। तो यहां पर क्या हुआ, ये द तो हो गया आधा, ये ध हो गया पूरा और इसका स्वर निकल जाएगा बाहर। ध्यान रखना, यहां पर क्या किया हमने, जितने भी शब्दों के टुकड़े किए हमने अंडरलाइन करके, उनमें 2 व्यंजन निकले हैं और एंड में क्या निकला है, स्वर, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब नेक्स्ट भेद पे आते हैं। नेक्स्ट भेद है हमारा द्वित्व व्यंजन। क्या नाम है इसका, द्वित्व व्यंजन। नाम से स्पष्ट है, द्वि और त्व 2 तत्व, ठीक है। तो यहां इसका निर्माण, यहां इसका निर्माण 2 एक ही प्रकृति के व्यंजन और
अंत में एक स्वर से होता है। देखो ध्यान देना, इन दोनों की परिभाषा सेम थी, लेकिन अंतर केवल इतना था कि क्षेत्र गैसरय आए तो संयुक्ताक्षर, अगर आधा वर्ण निकल रहा है पूरा वर्ण मिला रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहां ये हिंट दे रहा है द्वि, द्वि का मतलब दो। अब यहां पर ये देखो ये लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए, दो एक ही प्रकृति के व्यंजन आने चाहिए। जैसे अगर हम जब टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करते वक्त या विच्छेद करते वक्त अगर पहला क निकला है तो अगला व्यंजन भी क आएगा, अगर पहला च आया है तो अगला वाला भी च आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। और अंत में क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। ये इसकी मुख्य परिभाषा हुई। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो एक बार सब देखते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है बच्चा, एक लिखा हुआ है उल्लेख, एक लिखा हुआ है सज्जन, एक लिखा हुआ है उद्देश्य, ठीक है, और एक लिखा हुआ है हमारे दिल्ली। क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। जैसे हमने संयुक्त व्यंजन में किया था सेम कंडीशन करेंगे। शब्द के अंदर जाकर के आधे वर्ण को ढूंढना है, उसके बाद वाले पूरे वर्ण को मिला करके अंडरलाइन करनी है। ये हमारा आधा वर्ण, ये हमारा पूरा वर्ण, ये हमारा आधा, ये पूरा, ये हमने अंडरलाइन सब में कर दी। क्लियर, ध्यान रखना अंडरलाइन करने का एक ही तरीका है, शब्द के अंदर जाकर के आधे वर्ण को ढूंढो और उसके बाद वाले जो शब्द दिख रहा है उसमें स्वर दिखेगा, उसको मिला लो, है ना। और अब जब इनके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करते वक्त दोनों व्यंजन एक समान दिखने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही ये द्वि है ना। जैसे टुकड़े करेंगे तो पहला च आ रहा है, फिर चा आ रहा है ना, चा के टुकड़े करेंगे तो ये भी च हो गया और ये आ हो गया। अब देखो दोनों च आ गए, एक समान रूप में आ गए, और एंड में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। उल्लेख में यहां ल आ गया, यहां ल आ गया, यहां ए आ गया, ये ल यहां से ल निकल गया, ए की मात्रा यहां से बाहर आ गई। ठीक है, सेम कंडीशन, ये पहला वाला जय यहां आ जाएगा, फिर ये जय पूरा दिख रहा है, इस जय को आधा करके इसका स्वर बाहर निकालेंगे, ये ए बन जाएगा। और लास्ट हमने यहां देखा है उद्देश्य में ये एक द दिख रहा है, ये आधा हो गया। अभी क्या आ रहा है, दे के टुकड़े करते हैं तो ये आधा द और ए। ठीक है, दिल्ली में ये ल दिख रहा है और ल पहले हो जाएगा, फिर ल बाद में हो जाएगा और इसका स्वर बाहर आ जाएगा ई। अब आप ध्यान से देखना, जब हमने टुकड़े किए तो हर एक में दोनों व्यंजन सेम आ रहे, लेकिन एंड में सबके स्वर आ रहे। तो यही इसकी पहचान है बस, कि द्वि तत्व, दो तत्व एक समान है ना, और एंड में स्वर आ गया, ये इसकी पहचान बन जाएगी। आप लोग एक बार का स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हमारे लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है वर्णगुच्छ। क्या नाम है, वर्णगुच्छ नाम इसका, वर्णगुच्छ। यहां ध्यान रखना, आपको याद हो तो हमने संयुक्ताक्षर में क्ष के टुकड़े किए तो कितने वर्ण आए थे, 3, आधा क, आधा श और क। यहां भी हमने टुकड़े किए कितने वर्ण आए, 3। अगर ख्याल भी लिखा हो तो आधा ख, आधा य और आ, है ना। द्वित्व में हमने सच्चा के टुकड़े किए तो आधा च और आ, यानी इन तीनों में कितने कितने हमने वो वर्ण दिखे, 3 दिखे। ये कहेगा कि जहां 3 से अधिक वर्ण आ जाए, जब विच्छेद करें
और वहां 3 से अधिक वर्ण दिख जाए, यानी व्यंजन, 2 से अधिक व्यंजन और अंत में एक स्वर दिख जाए, तो वहां पर क्या होगा, वर्ण कुछ होगा, है ना। तो यहां वर्णों की संख्या 3 से अधिक देखी जाएगी, अधिक देखी जाएगी। भाई पहली कंडीशन तो ये बन गई कि यहां पर जो संख्या है वो कितने में से अधिक होनी चाहिए, 3 से अधिक होनी चाहिए। पहली कंडीशन 3 से अधिक दिखते ही फटाफट यहां पहुंचना वर्ण कुछ में, क्योंकि यहां सब जगह 3 आती है, लेकिन यहां 3 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब इस लाइन बनाते हैं। यहां इसका निर्माण 2 से अधिक व्यंजन, 2 से अधिक व्यंजन और अंत में एक स्वर से किया जाता है। क्या आना चाहिए, 2 से अधिक व्यंजन और अंत में क्या आना चाहिए, स्वर। पहले हम क्या लिख रहे थे, 2 व्यंजन 2 व्यंजन 2 व्यंजन, ये लिखे थे अपने तीनों में। अब मैं क्या लिख रहा हूं, 2 से अधिक व्यंजन। ठीक है ना। अब आप कैसे शब्द आएंगे, यहां पर मैं 3-4 शब्द लिख के बता रहा हूं, हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है उज्ज्वल, एक लिखा हुआ है सांत्वना, एक लिखा हुआ है महात्म्य और एक लिखा हुआ है वत्स्य। वत्स्य है ना, ये 4 शब्द लिखे हैं, हम टुकड़े करते थे। आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था संयुक्त व्यंजन में और द्वितीय व्यंजन में, सबसे पहले शब्द के अंदर जाकर के आधा वर्ण ढूंढो कि आधा वर्ण कहां आ रहा है। देखो, और हमें अंडरलाइन कैसे करनी है, उस आधे वर्ण के बाद जब तक स्वर युक्त वर्ण न दिख जाए हमें अंडरलाइन रोकनी नहीं है। जैसे कि ये जय दिख रहा है, ये आधा है, यहां से हमने अंडरलाइन स्टार्ट की, अब आगे वाला वर्ण भी आधा है ना, तो हमने ये लाइन यहां रोकी नहीं और आगे लेके गए, तो आगे क्या आया, वह। तो अब देखा हमने कि इस वह में स्वर मिला हुआ है। ठीक है, सेम कंडीशन हम अगले यानी सांत्वना करेंगे। यहां ये न तो इसमें आएगा, ये आधा तय और वह यहां मिल गया। महात्म्य में आधे तय से स्टार्ट की, आधा वह मिला और यह तक, और सेम कंडीशन यहां भी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जो वर्णों की संख्या जो टुकड़े करेंगे कितनी होनी चाहिए, 3 से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे जैसे उज्ज्वल में हम विच्छेद करते हैं, तो ये जय दिख रहा है पहले, तो इस जय को पहले हमने बाहर निकाला, पहला निकल गया। अब आगे चलते हैं, ये एक और जय आ गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये वह के टुकड़े हो गए, फिर इसका स्वर बाहर निकालते हैं। देखो, पहले हम काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग के अंदर ये वर्ण कितने हैं, 4। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर इसमें भी तो 2 जय आ रहे हैं, ये द्वित्व में क्यों नहीं आया। द्वित्व में वर्ण 3 ही होने चाहिए, वहां 4 वर्ण नहीं आ सकते। वहां अगर 3 होते, जैसे जय जय ए होता, जैसे सज्जन लिखा था हमने, है ना, तब तो ये कंडीशन में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वर्ण 3 से ज्यादा दिख रहे हैं तो ये वर्ण गुच्छ में जाएगा। ठीक है। दूसरा, सांत्वना की बात करें तो ये जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है ये भी इसी के अंदर शामिल है। तो हम इसके जब टुकड़े करेंगे तो ये सांत्वना, सांत्वना ना, ये तय के पहले अनुस्वार आ रहा है, इसलिए ये तय का पंचम वर्ण ग्रहण करेगा। तो पहले तो ये आ गया न। ठीक है, अब ये तय आ रहा है, इस तय के टुकड़े कर दिए।
अब ये व आ रहा है, व के टुकड़े कर दिए और अब ये यहां से ए निकाल दिया। कितने वर्ण हो गए? 4। ठीक है ना। महात्म्य की बात करें वहां भी टुकड़े करेंगे। जैसे इसमें तय दिख रहा है पहले, तो तय आ गया पहले बार। मैं आ रहा है, ये मैं आ गया। यह दिख रहा है, यहां से यह को संधि रूप में ये टुकड़ा किया और यहां का स्वर बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। कितने वर्ण हुए? 4। यहां 3 वर्ण नहीं आने चाहिए, दिमाग में बैठा लेना बात को। वर्ण 3 से ज्यादा ही आने चाहिए। 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है ना। वर्ष के टुकड़े करते हैं तो ध्यान देना, इसमें आपको स्टार्ट कहां से दिख रहा है? तय से, है ना। लेकिन एक दिमाग लगाना कि ये र लगा हुआ है ऊपर, यहां इस जगह, और इसका उच्चारण जो करते हैं वो करते हैं वर्ष्य। वर्ष्य यानी इसमें र का उच्चारण यहां व के बाद किया गया है। तो जब टुकड़े करेंगे तो इसमें पहले र को निकाला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें तय आएगा, फिर टुकड़ा आगे स आएगा, फिर य के टुकड़े करेंगे, आधा ये आएगा और इसका स्वर बाहर निकलेगा ए आएगा। देखो कितने वर्ड हो गए? 5 हो गए। हमने क्या कहा? 3 से अधिक दिखने चाहिए, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा कि ये र पहले क्यों आया? इसके लिए मैं कोई नेक्स्ट क्लास होगी इसमें र का वर्गीकरण दिखाऊंगा कि र कितने रूप में होते हैं, ऊपर र कब लगता है, नीचे र कब लगता है, पूरा र कब बनता है, वो चर्चा मैं कोई क्लास में करूंगा, तब मैं बताऊंगा। पहले आप इसको समझे कि संयुक्ताक्षर 4 है, क्षेत्रज्ञ अक्षर, दोनों की परिभाषा सेम है, लेकिन इसमें क्षेत्रज्ञ अक्षर नहीं आएंगे। यहां 2 व्यंजन एक समान रूप में आएंगे। इन तीनों में जो वर्ण हम डिवाइडेशन करने के बाद वर्ण कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 से अधिक दिख जाए तो फटाफट हमें वर्ण गुच्छ में आना है। बस टुकड़े करने का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो, इसी के साथ हमारे जो आज का टॉपिक था संयुक्त व्यंजनों का विश्लेषण या वर्गीकरण, ये समाप्त होता है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, इसके बारे में मुझे कमेंट करें, जितना हो सके अपने साथी गणों को, अपने मिलने वालों को शेयर करें और कोशिश करें कि उन लोगों को यह भी कह सके कि इस जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो यहां डाला जाएगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं रोजाना एक बात कह रहा हूं आपसे कि मैं डेली आप लोगों के लिए एक क्लास बना रहा हूं, रोज एक टॉपिक पर। ठीक है। अब उसमें आप लोगों को पढ़ने का क्रम आप लोगों को बनाना होगा, जिससे हम स्टडी नियत रूप में कर सकें। और उसके अलावा मैंने मेरे YouTube चैनल पर अगर कई बार ये लगे कि हम वर्ण ढूंढेंगे कैसे, पहला कैसे होगा, तो वैसे तो मैंने वीडियो में आपको ऊपर सब लिंक दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपको जब वीडियो समाप्त हो और लिंक ना दिखे तो ऐसी कंडीशन में आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके उसमें पर्टिकुलर हर एक जो टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे वर्ण वहां लिखा हुआ है, वर्ण पर क्लिक करना, जितनी भी वर्ण की क्लासें हुई है वो सारी उसमें आ जाएंगी। ठीक है। इसी के साथ आज हमारा वर्ण खत्म होता है और अब जो हमारी क्लास होगी वो नए टॉपिक से होगी। ठीक है। आप सब इन सारे वीडियो को देखें, ये सब आप लोगों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। एक चीज और है कि मैंने कई बार ये कहा है कि आप सब्सक्राइब करें। कारण क्या है? एक है कि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद हम लोग लाइव क्लासेज चला सकते हैं, जिसमें आप सभी को एक नियत समय पर बैठा करके हम क्लास ले सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी समस्या होगी उसको त्वरित उसी समय खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रयास ये करना है कि हमारा जो ये सब्सक्राइब का लेवल है ये 1000 पार हो जाए। उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी है, शेयर करने की, और कुछ नहीं करना है। बाकी मेहनत मैं कर रहा हूं, बाकी आप पढ़ना है और घर बैठ करके आराम से उन टॉपिकों के बारे में चर्चा घर पे देखनी है। तो कोई ना समझ में आए कमेंट करना है। ठीक है ना। चलो, इस बात को मैं समाप्त करता हूं और आप लोग अच्छी तैयारी करें, स्वस्थ रहें और अपने आस पड़ोस में सफाई बनाए रखें
और इसके अलावा आप अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।